हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स लाइफ चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। और ऑटो ट्रांसफार्मर पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में अच्छा टॉपिक है, अच्छा सिलेबस टॉपिक है जो हर साल पेपर में आने के चांस होते हैं। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक सिंगल वाइंडिंग होती है, यानी कि जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 2 वाइंडिंग होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन इस ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है और इसके प्राइमरी तथा सेकेंडरी सर्किट के लिए एक कॉमन वाइंडिंग होती है। जो एक वाइंडिंग होती है वो कॉमन होती है। अब डिफरेंस बिटवीन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर, तो यानी कि इसी हिसाब से हम ये समझेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर केवल एक वाइंडिंग होती है और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग होती है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो अब हम पढ़ेंगे जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होती है उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, यानी कि उसमें कनेक्शन नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है, उसमें कोई कॉमन या कुछ नहीं होता है। अब और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो दोनों वाइंडिंग होती है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है, यानी कि दोनों में कनेक्शन कुछ पाया जाता है। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में भी टाइप होता है। इसमें भी ऑटो ट्रांसफार्मर जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वैसे ही सेम ऑटो ट्रांसफार्मर में भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर पहले देखेंगे कि एक ही वाइंडिंग। देखिए दोस्तों, ये बस एक ही वाइंडिंग है, इसमें कोई दूसरी वाइंडिंग नहीं है, बस एक वाइंडिंग है। और इसी में ये जो वाइंडिंग है ये कॉमन है, ये वाइंडिंग प्राइमरी में भी है और ये वाइंडिंग सेकेंडरी में भी है। यानी कि जैसा हमने बताया है कि ये दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिक कनेक्टेड हैं और ये कनेक्टेड भी है और एक ही वाइंडिंग होती है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग दोनों सेम है इसमें। तो देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो कम होती है, यानी N1 का मान N2 से कम होता है। तो इस हिसाब से यहाँ भी देखिए N1 का मान बस इतना ही है और N2 का मान पूरा इतना है, यानी कि N2 का मान N1 से ज़्यादा है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि कम मान से ज़्यादा मान, यानी कि स्टेप अप हो गया। तो इसमें V1 वोल्टेज, यानी कि पहले हमने प्राइमरी V1 वोल्टेज दिया और सेकेंडरी V2 वोल्टेज हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में भी एक ही वाइंडिंग है और इसमें N1 ये टर्न है और N2 टर्न, यानी कि N1 टर्न ज़्यादा है और N2 टर्न कम है। तो यहाँ से V1 वोल्टेज दिया गया और यहाँ V2 वोल्टेज प्राप्त हुआ, यानी कि इसमें स्टेप डाउन हो रहा है, यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे कि सिंगल फेज वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी कि सिंगल फेज, यह तो मल्टी फेज हो गया, एक फेज 2 फेज, और यहाँ सिंगल फेज यानी कि एक ही फेज में हमें ऑटो ट्रांसफार्मर ज्ञात करना है। तो एक फेज में देखिए ये जो है ये इसका हम सर्कुलर लूप है, ये जो है ये सर्कुलर लूप नहीं है, ये सर्कुलर लूप है और इसको हम रेक्टेंगुलर लूप या स्क्वायर रूप में कर सकते हैं, लेकिन ये सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप का भी एक ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऐसे हो गया और यहाँ से देखिए ये जो वाइंडिंग है ये कॉमन वाइंडिंग है, यहाँ वाली वाइंडिंग कॉमन है क्योंकि ये फर्स्ट में भी आ रही है और ये सेकंड में भी आ रही है, यानी कि यहाँ से ये V2 है और ये V1 है, यानी कि ये देखिए ये ज़्यादा से कम, यानी कि ये स्टेप डाउन हो गया। तो स्टेप डाउन, इसको स्टेप डाउन भी कह सकते हैं, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी कि ये स्टेप डाउन। और ये कार्बन ब्रश ही ये कॉमन सहायता से चलता है और इस हिसाब से ये जो कार्बन यहाँ पे आएगा तो ये मैक्सिमम वोल्ट, इससे आगे नहीं जा सकता, ये जो है सेकेंडरी वोल्टेज से काम करेगा। ठीक है, और देखिए अब जब सभी लॉसेज तथा लीकेज इम्पीडेंस नेग्लिजिबल हो, इस कंडीशन में क्या होगा। तो इस कंडीशन में इनपुट पावर जो होगा आउटपुट पावर के इक्वल हो जाएगा। तो इनपुट पावर यानी कि V1 I1 cos ∅1 और V2 I2 cos ∅2। तो अब देखिए जैसे दिया है कि सभी लॉसेज तथा लीकेज इम्पीडेंस नेग्लिजिबल, यानी कि cos ∅1 का मान cos ∅2 से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा V1 I1 यानी V2 I2। अब इसको ट्रांसफार्मर करेंगे तो V2 V1 बराबर I1 I2 होगा और ये जो N2 N1 के
इक्वल होगा, तो ये तीनों का मान कांस्टेंट होता है। तो यही ट्रांसफार्मर रेशियो होता है। अब इसका कुछ एडवांटेज होगा, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर जब हम बनाए हैं तो इसका कुछ लाभ तो होना ही चाहिए। तो लाभ इसका देखिए, कुछ यहाँ पे लाभ दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट, इसका साइज और वेट की बचत होती है, यानी कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होगा उसमें एक ही वाइंडिंग होता है, तो एक ही वाइंडिंग यानी कि तो साइज छोटा होगा और उसका भार भी कम होगा, यानी कि दो वाइंडिंग की अपेक्षा से ऑटो ट्रांसफार्मर यानी कि सिंगल वाइंडिंग का साइज और वेट दोनों कम होगा, यानी कि दोनों की बचत होगी। अब वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा होता है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन इसमें कम होता है। अच्छा होने का मतलब कम, यानी कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन जिस ट्रांसफार्मर का कम होगा यानी कि वो अच्छा माना जाएगा, तो उसका कम होता है। और इसमें सिंगल वाइंडिंग है तो इसे सस्ता भी होगा, कॉमन सी बात है कि सस्ता होगा, तो ये सस्ता होता है। और इस कॉपर कम होगा, यानी कि दो कॉपर लगाएं और इसमें एक कॉपर लगाएं, तो उसके अपेक्षा एक कॉपर वाला सस्ता होगा, यानी कम सस्ता होगा और सस्ता कम होगा और कम कॉपर लगेगा, यानी कि कॉपर की बचत होगी। और देखिए इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है जो एग्ज़ाम में हम लिखेंगे। वैसे तो लिखेंगे सब, लेकिन ये वाला पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा एग्जामिनर के ऊपर असर डालेगी। तो इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी। और कॉपर तथा कॉर लॉसेस इसमें कम होता है, जैसा कि ऊपर बताया कॉपर कम लगे, यानी कॉपर और कम लॉसेस कम है। अब इसका कुछ हानि भी हो सकता है। इसका हानि देखिए, इसकी सहायता से 120% वोल्टेज तक को स्टेप अप किया जाए, यानी कि 120% वोल्टेज आएगा, उतना ही स्टेप अप किया, उससे ज़्यादा हम स्टेप अप नहीं कर सकते हैं। अब आगे, ऑटो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज रेटिंग के लिए सूटेबल, यानी कि ज़्यादा अगर वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर को देंगे तो वो जल सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल वाइंडिंग, और सिंगल वाइंडिंग में ज़्यादा हम वोल्टेज नहीं दे पाते हैं। अब आगे, लीकेज फ्लक्स कम होगा, लीकेज फ्लक्स भी कम होता है इसमें, और लीकेज फ्लक्स कम होगा जिससे इम्पीडेंस भी कम होगा, और इम्पीडेंस कम होता है तो फॉल्टी कंडीशन में अगर इम्पीडेंस कम होगा तो फॉल्टी करंट जो होता है ज़्यादा होता है, और फॉल्टी करंट जब ज़्यादा होगा तो हमें कम इफिशियंसी प्राप्त होगी। तो ये भी हमारा डिसएडवांटेज में है। अब इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज वेरिएबल एसी वोल्टेज प्राप्त करने, यानी कि एसी वोल्टेज प्राप्त, यानी कि जो चेंज होता रहता है। वेरिएबल बोलो क्या, हमेशा चेंज होता रहेगा, तो एसी वोल्टेज वेरिएबल के प्राप्त करने के लिए इसका यूज करते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर ट्रांसफार्मर के रूप में यूज करते हैं, यानी बूस्टर ट्रांसफार्मर यानी अचानक बढ़ जाएगा मान, अचानक घट जाएगा, इसमें भी हम करते हैं। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर टेस्टिंग, और थ्री फेज ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए भी इस ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। धन्यवाद।